नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी बोन सेटिंग की पहले दिन की क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे कि बोन सेटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ाते हैं और कौन कौन से केसेस हमें नहीं लेने होते हैं। कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कौन कौन से, जैसा होता है ना कि आप यू हैव टू मेक द रूल्स कि उस तरीके के केस आप कभी नहीं लेंगे। अगर लेते भी हैं तो फिर वो अपने रिस्क पे आप ले रहे हैं। उसमें होता क्या है कि कभी भी फिर आपको फिर ऑब्लिगेशंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, बोन सेटिंग की ये जो 10 दिन की क्लास है, आपकी ऑफलाइन की जो 10 दिन की क्लास है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। आता है ना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही आता है कि क्या क्या चीजें हमारा रहेगा। सबसे पहला रहेगा सेल्फ बॉडी डायग्नोसिस। आप सीखेंगे कि कैसे करके खुद की बॉडी को आप कैसे डायग्नोस कर सकते कि पेशेंट की बॉडी को तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन खुद की बॉडी को भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। फिर है ये डायग्नोसिस पेशेंट का ही है। फिर हमारा आ जाता है बेसिक्स ऑफ स्पाइन। जब भी आप स्पाइन को लेकर डील कर रहे हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, आप बैक पेन को ठीक करना चाहते हैं लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता, बेसिक का मतलब क्या होता है। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिस्क बल्ज हुई है, तो डिस्क बल्ज के अंदर जो बल्जिंग हुई है वो क्या हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, पानी निकल गया बाहर या जेल निकल गया, लेकिन उसका एक नाम है। जैसे हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। रिंग को क्या बोलते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ये बेसिक है। जैसे जब ये आप मेरा सामने का पार्ट देख रहे हैं, तो स्पाइन का ये कौन सा पार्ट है ये पता होना चाहिए। डिस्क बल्ज जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, जब ये नहीं पता होगा तो आप कैसे करके पेशेंट को ठीक करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिस्क। टाइप्स ऑफ डिस्क में क्या है, जैसे डिस्क बल्ज जब होती है तो उसमें भी कुछ लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो आपको पता होना चाहिए कि एनुलर टीयर किसे कहते हैं, प्रोट्रूजन किसे कहते हैं, या डिस्क बल्ज किसे कहते हैं, एक्सट्रूजन किसे कहते हैं, डिस्क हर्निएशन किसे कहते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन किसे कहते हैं। या फिर सिक्वेस्ट्रेशन वाला केस एक ऐसा केस है कि अगर जैसे सपोज करिए आप थेरेपिस्ट हैं और आपने ले लिया, आपने कहा कि मैं करूंगा सिक्वेस्ट्रेशन वाला केस, लेकिन अगर आपको पता होगा उसके बारे में कंप्लीट, तो शायद आप थोड़ा सा हाथ खींचोगे कि क्या ये सर्जरी वाला केस तो नहीं था। अब जब हमें पता ही नहीं है, अब ये बिल्कुल वैसा ही है, पेशेंट को थोड़ा दिक्कत है, आपको नहीं पता कुछ भी, आपने कहा लाओ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट दे देते हैं तुम्हें, और आपने दिया और उसकी हड्डी टूट के अंदर की तरफ चली गई, तो वो काम नहीं करना है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक केस आ जाता है बोन टीबी का, स्पाइन में टीबी का बढ़ता चला जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने देखे ऐसे केस जिसमें स्पाइन के अंदर टीबी बढ़ रही है। टीबी का मतलब क्या, पहले आपने सुना होगा टीबी लंग्स में होती थी, लेकिन अब वही टीबी कहां पहुंच गई है, स्पाइन में पहुंच गया। वो क्या कर रही है, स्पाइन को ही गला देती है। तो उसको हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। एक्सरे नहीं है, एमआरआई भी नहीं है, लेकिन आपने हाथ लगा के ही बता दोगे कि 99% केसेस में मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें हुआ ही था। ठीक है। फिर सिम्टम्स वगैरह, जैसे डायग्नोस के अंदर क्या है, पेशेंट को किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम के आधार पे भी हमें पता चल जाता है सीवियरिटी कितनी है। पता चलता है कि नहीं पता चलता। जैसे एक केस आता है बैक पेन का ही, जिसमें पेशेंट बोलता है सर मेरे को ना लेटरिन और बाथरूम कंट्रोल में नहीं है, सिम्टम है ये। तो सिम्टम के आधार पे आपने पता कर लिया कि कंडीशन कैसी होगी, सीवियर होगी या हल्की फुल्की है, सीवियर है। अब लेना है या नहीं लेना है, ये भी आपके तुरंत दिमाग के अंदर आना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम लोग समझें। एक केस आता है स्टेनोसिस का, सुना है आप लोगों ने, नाम सुना है स्टेनोसिस का। ठीक है, स्टेनोसिस को हम लोग गहराई से समझेंगे कि असल में होता क्या है स्टेनोसिस। आगे डायग्नोसिस वगैरह भी है। फिर आता है कि सर एडजस्टमेंट आता है ना, कि सबसे ज्यादा जरूरी जिसके लिए आप लोग आए हैं वो क्या है, सर एडजस्टमेंट तो सीखना ही सीखना है। जैसे नेक का अलाइनमेंट है, नेक को लेकर मैं 2 बातें बताता हूँ कि जैसे आप नेक का अलाइनमेंट करना चाहते हैं और उसके ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा। आपका तो वो पेशेंट कह रहा है सर मेरे ना गर्दन में दर्द हो रहा है, आपको क्या बताया उसने, सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में दर्द है और बहुत ज्यादा डेजीनेस आ रहा है, चक्कर आ रहा है और उल्टी जैसा मन कर रहा है, यही तो है। अब अगर आपको एक टेस्ट है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है, वो कौन लेके जा रही है, वो कैरोटिड आर्टरी आपकी लेके जा रही है, जो साइड से ब्रेन में लेके जाती है हार्ट वाली। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि अगर ब्लॉकेज है, अगर वो दबी हुई है, तो हम उस टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं। अगर सपोज करिए वो दबी हुई है और आपने उस बीच नेक की अलाइनमेंट कर दी, तो बताओ कि दिक्कत बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें वो पता होना चाहिए। हम ऐसी चीजों के ऊपर ही बात करेंगे, ऐसी चीजें ही हम आपको सिखाएंगे। फिर आपका आ जाता है शोल्डर।
फ्रोजन शोल्डर किसी को है तो कैसे करके उसको एडजस्टमेंट देना है, नहीं दे सकते एडजस्टमेंट तो क्या कर सकते हैं, किसी का अगर शोल्डर डिसलोकेट हो गया है तो कैसे करके हम उसको सेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। थोरेसिक का एडजस्टमेंट, जो थोरेसिक सबसे इमोबाइल पार्ट है, इमोबाइल का मतलब क्या है, आपकी पूरी स्पाइन में जो मूवमेंट हो रही है सब जगह मूवमेंट होती है, लंबर की भी मूवमेंट हो रही है, सर्वाइकल की भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन क्या थोरेसिक की मूवमेंट हो रही है क्या? थोरेसिक स्टेबल रहता है। जैसे आप अगर बैठते हैं, बैठने का काम है, तो पूरी स्पाइन में सबसे स्टेबल पार्ट कौन सा है? थोरेसिक। और वहां पे क्या होता है, स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है, तो उसको हम लोग कैसे करके मोबिलाइज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर लंबर वाला पार्ट है, लंबर में सारी चीजें ही लंबर के अंदर सब कुछ बात करेंगे A to Z। फिर पेल्विक एरिया है, फिर नी है, ठीक है, नी की फिजियोलॉजी एनाटॉमी हम लोग जानेंगे कि किस तरीके के केसेस में केस खराब हो जाता है, कौन सा केस लेना है, उसके अंदर भी एल्बो है, रिस्ट है, एंकल है, होल स्पाइन है। देखिए इसमें हम लोग ये कभी नहीं बताते कि आपको 150 पॉइंट सिखाएंगे या 200 पॉइंट सिखाएंगे, होता है ना 150 तरीके के थ्रस्ट देंगे, नहीं, हमने स्पेसिफिक पार्ट ले रखा है, उस पार्ट को कंप्लीट आप कैसे सेट कर सकते हैं, कंप्लीट कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे एक केस आ जाता है जिसमें MRI, जैसे ये वाला जिसमें डिस्क बल्ज भी है, स्टेनोसिस भी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, होगा या नहीं होगा, ये भी हम बता, नी का ये बता चुका हूँ। MRI रीडिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको अगर MRI नहीं आता, और MRI कब नहीं आएगा, जब आपको स्पाइन की बेसिक नहीं पता हो, ऐसा ही तो है सब, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है, ट्रिगर पॉइंट्स का मतलब क्या है, जब भी आपके बॉडी में पेन आता है, चाहे शोल्डर में पेन हो, चाहे वो बैक में पेन हो, चाहे वो नी में पेन हो, तो क्या होता है, हर पेन का एक ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, ठीक है, मसल लेवल पे, तो उस पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे और कैसे करके उसको डिसॉल्व करना है, वो सारी चीज। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज, कि आप नी की कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैक की, नेक की, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाएं वगैरह भी हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। और इसमें फोकस हमारा बैक का और नेक का और नी का रहेगा ज्यादा, कि अगर किसी को बैक में अलग अलग केसेस हैं कि रात में सोते वक्त क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगे चलना कैसे होता है ना, हर एक चीज A to Z, एक अगर बैक पेन का पेशेंट है तो उसको क्या क्या चीजें फॉलो करना है। ये डिस्क का जो जेल का मूवमेंट है उसको भी हम लोग समझेंगे। फिर एक आ जाता है के टेपिंग, कुछ लोगों को आता होगा के टेपिंग, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो के टेपिंग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मसल को सपोर्ट देते हैं। जैसे आप में सपोज करिए किसी घुटने में प्रॉब्लम है, तो घुटने में जो प्रॉब्लम है, तो खाली प्रॉब्लम क्या नी की है या मसल की भी है, बताइए। अगर किसी के घुटने में बहुत दर्द है, ओल्ड एज है, 65 साल की है लेडी, तो आप देखना कि जो थाइस की जो मसल्स हैं, क्या उसकी थाइस की मसल्स हैं? नहीं होगी, थाइस की मसल्स खत्म होकर फैट की तरह बन चुका है, मसल्स में ताकत ही नहीं है। तो के टेपिंग में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं, और जैसे ही आप सपोर्ट देंगे तो पेशेंट क्या कहेगा, मेरे घुटने में ना दर्द कम है पहले से। और जब भी दर्द कम होगा तो उसमें हीलिंग होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब दर्द हो रहा है तो हीलिंग नहीं होगी, सही है। फिर उसके बाद आ जाता है कुछ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सपोज करिए कि न्यूरोथेरेपी के सर्वाइकल के पॉइंट और नी के पॉइंट हम आपको सिखाएंगे। रीजन क्या है, जैसे कुछ केस आए आपके पास सर्वाइकल के जिसमें गर्दन में बहुत दर्द है और गर्दन घूम भी नहीं रही है, और उस केस में आप पहले दिन में कायरो नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम लोग सर्वाइकल के अंदर पॉइंट्स कौन कौन से दे सकते हैं, सिंपल पॉइंट्स, न्यूरो के कुछ पॉइंट्स हम आपको सिखाते हैं, वो चीजें आप दीजिए, उससे आपको पेशेंट बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही घुटने के कुछ पॉइंट, इसके साथ साथ जैसे वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, कुछ मर्मा के पॉइंट है। जैसे फ्रोजन शोल्डर के अंदर मर्मा के कौन कौन से पॉइंट आपको देने हैं, बैक पेन के अंदर कौन कौन से मर्मा के पॉइंट है, नी पेन के अंदर कौन कौन से मर्मा के पॉइंट है। आया कि नहीं आया? आया भी, सबको समझ में आया? और इसके साथ साथ कि जैसे किसी को पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस के अंदर हम लोगों को अप्रोच किस तरीके से रखना चाहिए। ठीक है, आप कायरो तो देखिए नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि अगर किसी को अभी अभी पैरालिसिस आया है तो आप क्या कर सकते हैं। आप मुझे याद दिला दीजिएगा, बस बताने के लिए काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, क्लिनजिंग। जैसे आज के समय में आप जो बीमार हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण क्या है? आप तो नेचुरोपैथी करते हैं, क्या है सबसे बड़ा कारण? टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स ही तो है। बॉडी में जितने ज्यादा टॉक्सिन्स, आप उतने ज्यादा बीमार,
तो आपको मैं एक लिवर क्लेंजिंग, मास्टर क्लेंजिंग भी सिखा दूंगा, उसको भी आप कर सकते हैं, जो भी पेशेंट को बहुत बड़ी बड़ी पुरानी बीमारी है। ठीक है, आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को कभी भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड व्हाइल गिविंग द कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट या बोन सेटिंग जब भी आप दे रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब भी आप पेशेंट आपके पास आया है गर्दन दर्द या कमर दर्द लेके, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, मूवमेंट को चेक करके देखिए। मतलब क्या हुआ कि आपके पास गर्दन दर्द का पेशेंट है और आपने कहा कि गर्दन को मूव करके देखो, अब उसने इतना सा मूवमेंट कर रहा है, तो आपकी ये चेकलिस्ट बन गई है, इसमें टिक लग चुका है, आपको ये एडजस्टमेंट तुरंत नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद है आपने मसल को चेक करना है, यहाँ की जो मसल्स आपकी है वो स्टिफ कितनी है। अगर किसी की मूवमेंट नहीं हो रही है तो मसल्स कैसी होंगी, लूज होंगी या टाइट होंगी? स्टिफ होंगी, तो दोनों ही चेकलिस्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। एक आता है ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, तो ऑस्टियोफाइट्स का मतलब क्या है कि जब हम हड्डियों को देखते हैं, जोड़ को जब देखते हैं, तो दो जोड़ जो है हमारे वो कैसे होने चाहिए, वो स्मूथ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्मूथ होने चाहिए। लेकिन वो क्या हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, उनकी जो सरफेस है वो कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है। जब रफनेस बढ़ जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? इमेज के माध्यम से मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रहते हैं। तो इसमें भी क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड। अक्सर अभी के समय में जो हम देख रहे हैं 50-60 साल के जितने भी लोग हैं, सबको ऑस्टियोफाइट्स चेंजेस आ जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी के विटामिन डी, कैल्शियम बहुत ज्यादा कम रहेगा तो फिर अर्ली एज में भी हम लोग देखते हैं। ऑस्टियोफाइट्स आपने कभी देखा है, इमेज में देखा है? देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है कभी? नहीं देखा है? जरा वो ले आओ जरा स्पाइन का, इमेज से पता लगेगा ना वैसे। हाँ, इमेज के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। मैं भी आपको एक इमेज दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको भी एक हिंट लग जाएगा। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये वाली इमेज। ज्यादा कैल्शियम लेने वाले को भी ऑस्टियोफाइट बनता है? बिल्कुल बनता है। ठीक है, अगर आप ओवर ले रहे हैं और बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है तो भी आपको बन सकता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये कैसी है कंडीशन। यहाँ पे आप देखिए सरफेस कैसी हो गई है, खुरदरी हो चुकी है। अब जितनी ज्यादा खुरदरी सरफेस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, दिक्कत होगा, और उतनी तेजी से क्या होगा, वो घिसता चले जाएगा जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे। अच्छा, तो देखो बॉडी के अंदर एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो इस घिसाई को रोकना चाहता है, जो इस डिजनरेशन को रोकना चाहता है। तो उसके लिए वो सबसे पहली चीज क्या करता है, मूवमेंट को रोक देगा। बताओ, मूवमेंट को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो व्यक्ति कहेगा ना मेरी ना मूवमेंट ही नहीं हो पा रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस केस में उसको ऑस्टियोफाइट्स हो सकता है। और बिना एक्सरे कराए आप किसी को भी एडजस्टमेंट नहीं देंगे, इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे, बिना उसके। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करना है, एज, पेशेंट की एज कितनी है। आप कभी भी ईगो पे आके कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे सपोज करिए 80 साल का कोई है, ठीक है, अच्छा कमर में दर्द है, अच्छा लाओ मैं करता हूं, बिल्कुल आप नहीं करेंगे उनको। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक भी हो सकता है और चीजें खराब भी हो सकती है। कभी भी आप वीडियो देख के, जैसे होता है ना मार्केट में वीडियोस इस तरीके से चल रही है कि आपको नहीं पता कि उसमें कितनी आवाजें हैं, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, आप नहीं जानते उसमें। ठीक है, तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे मेरे साथ एक केस हुआ था, वो पॉजिटिव था, लेकिन जैसे हमारे बगल में ही कपड़े प्रेस करती थी आंटी, बूढ़ी थी और 75 एज थी उनकी, और उनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत आई थी। तो वो पूरी रात सो नहीं पा रही थी, एलोपैथिक दवाई खाई थी तो कुछ भी आराम नहीं है, और रो रही थी, पूरी पूरी रात रो रही है। तो जैसे होता है ना कि उन्होंने फोन किया, बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया एक बार आप देख लीजिएगा। तो मैं एक दिन तो देख ही नहीं पाया, मैं भूल गया। फिर मैं जब दोबारा गया तो फिर मैंने कहा कि हे प्रभु कैसे करके करें, एज इतनी ज्यादा है, कायरो करे या ना करे। लेकिन मैं ऐसी दुविधा में था कि नहीं करेंगे तब भी इनकी हालत सुधार नहीं हो सकता, और करेंगे तो एक रिस्क था। लेकिन मैंने नाम लिया भगवान का। और जिसमें इसमें होता क्या ना, फ्रोजन शोल्डर अगर किसी को है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर जो हुआ है वो इसकी वजह से है, यहीं पे प्रॉब्लम है या फिर गर्दन में प्रॉब्लम। तो उनका क्या था, गर्दन सा था, गर्दन से था, गर्दन को एडजस्ट किया हमने, नेक को अलाइन किया
और नेक को लाइन करते गए 60% उनका हाथ उठने लगा। वो भी हैरान कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ठीक है, फिर वो रात भर सो पाई, फिर वो ठीक थी, सिकाई वगैरह उन्होंने करा, फिर सिंपल एक्सरसाइज बताई थी वो करती रही, और उसके बाद 1 महीने के बाद वो नहीं रही, मतलब पॉजिटिव वे में वो गई। अब आप सोच के देखिए, वो लिखा हुआ था कि दर्द के साथ जाना है हमको, था कि नहीं था, वरना वो कितना तड़पती हो, शायद वो पूरी लाइफ टाइम में इतना नहीं तड़पी होंगी जितना वो शायद वो 1 महीने में तड़प, लेकिन वो प्रभु का है सब कुछ। ठीक है, आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन करने वाला वो है। जब इस भाव से भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेशेंट का रिजल्ट अलग हो जाएंगे, बहुत अलग हो जाएंगे। फिर लेडीज के अंदर खासकर 2 चीजों को आपको ध्यान रखना है, एक है प्रेगनेंसी और एक है मेंसेस के दौरान। ठीक है, ये पॉइंट में ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है। प्रेगनेंसी के अंदर आपको नहीं करना है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर क्या है कि मान लीजिए आपने करा अच्छे के लिए और बच्चा उसका अबॉर्ट हो गया किसी दूसरे कारण की वजह से, तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर ब्लेम डाल देंगे, नहीं डालेंगे? और एलोपैथिक डॉक्टर सबसे पहले आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे, सबसे पहले कि अरे अच्छा तुम इनके पास गए थे, इन्होंने ही कर दिया है। ठीक है, तो आप इसका अभी एक लाइव एग्जांपल, हमारी एक स्टाफ है, लेडी स्टाफ है, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये वाला केस ले या ना ले। तो फिर मैंने पूछता हूँ ना सारे केसेस के बारे में, सब चीजें पूछते, तो फिर उन्होंने बताया प्रेग्नेंट भी है। मैंने कहा मत, प्रेग्नेंट है रहना दो। बोले सर अभी 3 महीना हुआ है। मैंने कहा रहना दो, जितना जो हमारे रूल्स है उसको फॉलो करो। और फिर आप मानेंगे नहीं, 2 महीने के बाद उसका बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। अब सोचिए कि अगर वो ट्रीटमेंट देते, 1 महीना ट्रीटमेंट देते, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं, लेकिन वो क्या होता फिर, अच्छा ये ट्रीटमेंट करवाया था तुमने, अच्छा तुमने ये कराया था। तो ये चीज, एक केस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्या बोलते हैं? एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? सुना है, देखा? अच्छा मैं बोलता हूँ कि सुना नहीं होगा, देखा होगा। कैसे देखा होगा? ऐसे करके गर्दन है किसी, ऐसे करके चलता है, देखा है ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से, और वो एज उसकी बूढ़ा नहीं चल रहा है ऐसा, ये कौन चल रहा है, ये जवान चल रहा है, 35 साल का व्यक्ति है, लेकिन उसका पोस्चर कैसा हो गया है, बॉडी सीधी नहीं है, बॉडी आगे की तरफ झुक गई है, गर्दन आगे की तरफ निकल गई है। इसको हम लोग बोलते हैं बैम्बू स्पाइन। क्या बोलते हैं? बैम्बू स्पाइन। तो उसमें क्या होता है, HLA-B27 नाम का एक टेस्ट होता है, वो हमारा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम आती है और सीवियर प्रॉब्लम होती है इसमें। तो ऐसे केस में भी आप नहीं देंगे, मत करिएगा, आप फंस जाओगे वरना। अब जैसे होता है ना, आपने वीडियो में देखा होगा कि बिल्कुल ऐसा जकड़ा हुआ था, आपको कायरो कर रहे हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसे लोगों को कायरो करते हैं तो आपको आफ्टर का नहीं दिखाएंगे, करने के बाद क्या वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं दिखा रहे। ठीक है, और साउंड पीछे से भी डाली जाती है। एक केस आता है ऑस्टियोपोरोसिस, जानते हैं सभी लोग, सुना होगा आप लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली हो जाती है इसके अंदर। ऐसे केस आप नहीं लेंगे। एक केस आता है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां खोखली हो जाती है, एक केस होता है ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस से पहले की स्टेज है ये। ठीक है, तो जिन लेडीज को भी, जो भी लेडीज पतली हैं, ध्यान रखना, जो भी लेडीज पतली हैं और जिनको भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म खराब है, मेंसेस में प्रॉब्लम है, तो आप जरूर देखिएगा कि उनको ये ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। ये सबसे ज्यादा कैल्शियम की एक खास बात बताऊं आपको, कैल्शियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऐसे समझिएगा कि हमारी बॉडी में हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एलिमेंट अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या है, वो कैल्शियम है, क्योंकि आपकी हड्डियां भी कैल्शियम से बनी हुई है, ब्लड के अंदर भी कैल्शियम चाहिए। अच्छा, आपके स्पर्म्स के अंदर भी कैल्शियम होता है, मेल के जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर भी होता है कि नहीं होता है कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए, मल्टीपल फंक्शंस करने, ब्रेन के फंक्शंस करने चाहिए, करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, कई बार ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, ब्लड के अंदर कम हो जाता है, तो वो क्या करेगा, कहां से निकालेगा, हड्डियों में से कैल्शियम निकाल, क्योंकि इसकी प्राथमिकता क्या है, इसको जिंदा रखना है। बात समझ में आई कि नहीं है? एक केस आता है बोन टीबी। किसी ने स्पाइन टीबी का केस देखा है? देखा है आज तक आप लोगों ने, किसी ने भी देखा है ऐसा केस स्पाइन टीबी का? अब तक आपको पल्ले नहीं पड़ा इसका। स्पाइन टीबी, बोन टीबी के अंदर क्या होता है, आपको मैं एक इमेज के माध्यम से दिखाता हूं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे
कि क्या हो गया है। देख रहे हो आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक चीज दिखा दे रहा हूं खाली। ये आपके क्या है, मनके हैं। ये क्या है, सफेद सफेद क्या है आपके, मनके हैं। ये बीच बीच में जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपकी डिस्क है। इतना तो समझ में आया। अच्छा बोले सर, ये बीच में ये काला रंग का धब्बा क्या हो गया, ये बीच में काले रंग का धब्बा क्या है। यही तो क्या हुआ है, यहीं पे तो क्या हो गया कि जो बोन टीबी होके, स्पाइन में टीबी होके, इसने क्या करा है, बैक्टीरिया ने इसको पूरा खा के खत्म कर दिया। अब बताओ व्यक्ति क्या खड़ा हो पाएगा, खड़ा हो पाएगा, वो कैसा हो जाएगा, बेड पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसमें होता क्या है, जितनी जल्दी अर्ली डिटेक्ट अगर आप कर दें उतनी जल्दी हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए डिस्क को ही खा गया वो, दिख रहा है आपको, डिस्क को ही खा गया वो। ठीक है, नहीं ठीक है, आई बात समझ में आई। बहुत आ गया, बोन टीबी आ गया। ठीक है, आगे मल्टीपल चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम डायग्नोस करेंगे इसको, कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये दिखता ऐसे ही है। अच्छा, कभी भी आप एक्सरे वगैरह आप देखेंगे, अगर आपको ऐसे करके धब्बा अगर आपको कहीं पे भी दिखे तो तुरंत आप डायग्नोस कर सकते हैं आज के बाद कि बोन टीबी हो गई है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। धब्बा वो ब्लैक नहीं होगा, व्हाइट भी हो सकता है। नहीं, देखो हमेशा इसमें लॉजिक इस तरीके से समझना कि ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट, ये क्या है, हड्डी। ब्लैक वाला एरिया क्या है, इसकी डेंसिटी कम है। जब डेंसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ये चीज का ध्यान। अगर वो ब्लैक हो जा रहा है, स्पॉट देखो कैसा बन गया, ये ब्लैक ही तो बन गया। ब्लैक बनने का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी कम हुई है, ज्यादा हो गई, डेंसिटी कम हो गई है, वहां से चीजें खत्म हो रही है और रेस कैसी हो गई, आर पार निकल गई है। आया कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर एक केस आता है एंटेरोलिस्थेसिस। सुना है आप लोगों ने एंटेरोलिस्थेसिस के बारे में? नहीं सुना है तो फिर मैं अभी बताता हूँ। एंटेरोलिस्थेसिस में क्या है। अच्छा, डिस्क के बारे में तो सबने सुना होगा, डिस्क बल्ज हुई है, साइटिका हुई है, ये सब तो सबने सुना है, ये सबसे कॉमन है। लेकिन एंटेरोलिस्थेसिस क्यों नहीं सुना है? एंटेरोलिस्थेसिस में क्या होता है, हमारा ये जो मन का एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ये क्या होता है, टूट के आगे की तरफ खिसक जाता है। दिखाऊं, इमेज में दिखाऊं आपको, देखो कैसे करके दिखता है। अगर आपको किसी भी एक्सरे में या एमआरआई में स्पाइन की खासकर ऐसी इमेज अगर दिख जाए तो तुम समझ लेना वो क्या हुआ है, एंटेरोलिस्थेसिस। तो देखो यहाँ पे ये इमेज दिख रही है आपको। अब देखो ये मन का इसके ऊपर है, लेकिन ये वाला मन का क्या इसके ऊपर है? ये कितना जा चुका है, 20% आगे खिसक के जा चुका है। जब ये 20% आगे खिसका होगा तो पीछे से टूटा होगा, तभी तो खिसका होगा। वरना आप देखेंगे स्पाइन के अंदर क्या होता है, लॉक होता है पीछे से। क्या होता है, फैसेट जॉइंट का एक लॉक होता है जिसको वो तोड़ नहीं सकता, आगे नहीं जा सकता, इसीलिए वो लॉक बना हुआ है। लेकिन क्या होता है, जब आपका एक झटका लगा, आप गिर पड़े, आपने कोई भारी वजन उठा लिया या कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, मनका टूटकर ही आगे की तरफ चला गया। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेरोलिस्थेसिस। हम लोग डिटेल में आएंगे, ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल के अंदर नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन हम लोग एक एक चीज समझेंगे। ठीक है, अच्छा तो बताओ ऐसा केस लोगे या नहीं लोगे? हैं, लोगे या नहीं लोगे? ठीक है, अब तुम्हें क्या देखना है, एमआरआई रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है ग्रेड 1 एंटेरोलिस्थेसिस, ग्रेड 2 एंटेरोलिस्थेसिस। तो आप समझ जाओगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। बहुत बढ़िया। देखो है क्या ना कि ठीक तो करना ही है पेशेंट को, लेकिन खुद भी सेफ रहेंगे, पेशेंट को और ज्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि पता है इसमें होता क्या है कि अगर आपने जैसे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, अगर किसी को डिस्बल्ज हो जाए, क्या कौन सी एक्सरसाइज है सबसे बेस्ट? भुजंगासन है कि नहीं है? डिस्क को अगर आप अंदर करना चाहते हैं तो भुजंगासन ही करना पड़ेगा, है? अच्छा ये देखो, ये वाला जो केस है ना एंटेरोलिस्थेसिस में, अगर आपने भुजंगासन करवा दिया तो मन का जो आगे गया हुआ है वो और अंदर घुस जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ पाए? बताओ आया? बहुत बढ़िया, शानदार।
ऐसे ही ये हमारा एक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोलिस्थेसिस। क्या बोलते हैं? रेट्रोलिस्थेसिस। रेट्रो का मतलब क्या है? पीछे चला जाता है। जैसे पहले वो आगे चला गया था, अब ऐसे ही वो टूट के पीछे की तरफ चला जाएगा। तो दोनों ही तरीके के केस हम नहीं लेंगे। 90% जब ये जाता है तो एंटेरो ही जाता है, 10% के आसपास जाएगा भी वो रेट्रो चला जाएगा। बात आया, समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक आ जाता है हमारा सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन का नाम आप लोगों ने सुना है पहले? सीक्वेस्ट्रेशन एक डिस्क बल्ज की ही एक स्टेज है, फाइनल स्टेज जिसे हम लोग बोलते हैं। इसके बाद इससे ऊपर और कोई कंडीशन नहीं होती। इसमें क्या होता है, इमेज के माध्यम से आप देखिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर एक ऐसी चीज हो रही है कि जो आप भी जान के हैरान हो जाएंगे। देखिएगा, देखिएगा, दिख रहा है? इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहां पे देखो, ये अंदर वाला पार्ट क्या है? ये अंदर वाला पार्ट है जेल। ये बाहर वाला पार्ट क्या है? बाहर वाला पार्ट है आपका रिंग्स। क्या बोलते हैं रिंग्स को? एनुलस फाइब्रोसिस, ये न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब देखो, जेल बाहर निकला और टूट के अलग हो गया, दिख रहा है? फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं अलग। ये सबसे लास्ट स्टेज है डिस्क बल्ज की। और इसमें जो पेशेंट होगा ना, पेशेंट सीधा नहीं खड़ा हो पाता। इसमें पेशेंट की हालत कैसी हो जाएगी? पेशेंट ऐसे झुकेगा तो उसको सबसे ज्यादा आराम मिलेगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे। पेशेंट कहेगा सर मैं ऐसे जब करके आगे की तरफ झुकता हूं तो मुझे पूरा आराम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कैनाल में जगह बन जाती है, जगह बनेगी तो उसको आराम मिलेगा। ठीक है? कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो ऐसे करके चलना, समझ में आया? और ऐसे केस में लेटरिन बाथरूम कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके टेस्टिस में नमनेस आ रही है, अगर आपके रेक्टम वाले एरिया में नमनेस आ रही है, तो ये सारे सिम्टम्स कैसे हैं? सीवियर है या फिर माइल्ड है? बताइए। सीवियर है। सीवियर केसेस के अंदर आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। ठीक है? पेशेंट कभी भी बताता नहीं है ये कि डिस्क बल्ज हुई है, उसको साइटिका हुई है और उसको सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सबसे बड़े कारण है उसमें, सबसे पहला कारण है आप दवाइयां बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसका एक साइड इफेक्ट होगा। ठीक है? पहला। दूसरा है स्ट्रेस। होता है साइटिका वाले पेशेंट को आप देख लो कि स्ट्रेस रहता है कि नहीं रहता है। हमेशा वो यही सोचता रहता है कि मेरे कभी यहां दर्द हो रहा है, कभी नीचे दर्द जा रहा है, कभी घुटने में, कभी ये दर्द, हमेशा वो स्ट्रेस में रहता है। तीसरा है आपका नर्व कंप्रेशन कितना सीवियर है। आया? तीनों पॉइंट समझ में आया? अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो कंप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी, वो आपका इरेक्शन लंबे समय तक होल्ड नहीं रह पाएगा, अर्ली एजैकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, मल्टीपल तरीके के इश्यूज आते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, हमारा जो समाज है वो कैसा है, टैबू की तरह है। ठीक है? वो सेक्सुअल चीजों के ऊपर बात कभी नहीं करना चाहता। आप घर पे बोल के देखिए सच, ठीक है? ऐसा लगेगा कितना बड़ा पाप बोल दिया आपने, पाप वाला चीज। ठीक है? चलो, आया? सीक्वेस्ट्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? लोगे ऐसा केस लोगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। आया? हर्निएशन से आगे सर लेने को ठीक ही नहीं होता है। हाँ? हर्निएशन भी ठीक नहीं हो पाता है। हाँ, अब जैसे आपने कहा कि सर हर्निएशन भी ठीक नहीं हो पाता है, हम आपको वो स्टेप्स बताएंगे। अगर आप मेरे पास आए हैं तो इस चीज के लिए आए हैं कि मैं एक दिन में ठीक कर दूंगा, नहीं होगा भाई। एक दिन के लिए मत आओ। कोई भी पेशेंट हो, आप बता दो दिस इज द प्रोसेस, दीज आर द स्टेप्स ABCD। आपने स्टेप्स समझा दिए, समझ में आएगा तो वो लेगा, आपके पास जुड़ेगा, नहीं समझ में आएगा कोई बात। आया? इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है? आगे आगे आज हमारा पहला ही दिन है तो हम लोग जैसे एक बेस बना रहा हूँ मैं आप लोग। ठीक है? क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप लोग जिस माइंडसेट से आए हैं वो अलग है और जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो चीज थोड़ी सी अलग है। फिर एक केस आता है जिसमें हम ये देखते हैं कि सूजन कितनी है। आप कायरो करना चाहते हैं, बोन सेटिंग करना चाहते हैं और सूजन बहुत ज्यादा है, तो बताइए करेंगे कायरो? नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, मसल स्टिफनेस, इन्फ्लामेशन, बॉडी खुद कह रही है कि मूवमेंट मत करो, थ्रस्ट मत दो, झटका मत दो। कहती है कि नहीं कहती है? हमेशा ध्यान रखिएगा। पेशेंट को हमें क्या समझाना है? शरीर की भाषा को समझो। ठीक है? आप जैसे मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं?
मेरी बॉडी भी मुझसे जब कुछ कहना चाहती है तो वो क्या करती है, सिम्टम्स देती है कि नहीं देती है? पेट में दिक्कत है, दर्द बढ़ा देगी, पेट का दर्द बढ़ाएगी। घुटने में दिक्कत है, घुटने का दर्द बढ़ा देगी। हम लोग क्या करते हैं फिर, उसको केयर करते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या बताना है कि हमें देखना है उसमें कि अगर इन्फ्लामेशन है, मसल स्टिफनेस है, तो वो नहीं करना है। ईगो में कभी भी कोई काम नहीं करना। पेशेंट के कहने से कभी भी कोई काम नहीं करना। हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि पेशेंट कह रहे हैं ना, कर दो सर, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं करेंगे। अगर ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऐसे केस आप लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, साफ मना करिए। ठीक है, आया? इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक और पार्ट को कवर करते हैं जिसमें हम लोग जानेंगे कि जब आप स्पाइन को देख रहे हैं ना, तो व्यू कैसा है। ठीक है, जैसे आप जब ये सामने की तरफ मेरे को देख रहे हैं तो स्पाइन का कौन सा वाला पार्ट आप देख रहे हैं? एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लेटरल है, सजाइटल है, कौन सा व्यू है? 4 तरीके के व्यू हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या है? एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे से। स्पाइन को जब आप आगे से देखेंगे तो कैसे बोलेंगे? एंटीरियर व्यू। ठीक है, कैसा दिखता है वो दिखता है हमारा इस तरीके से। थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया पेज, इस तरीके से दिखता है। अच्छा, यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं? बोले सर ये तो डिस्क दिख रही है, बीच बीच में दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अच्छा, क्या आप डिस्क को छू सकते हैं? छू सकते हैं आप? नहीं छू सकते। क्या, क्यों नहीं छू सकते? बोले सर पेट तो आ गया, पेट के अंदर हाथ डाल के थोड़ी ना छू लोगे। ठीक है, तो अच्छा, ये पीछे का हिस्सा क्या बोलते हैं इसको? पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू में हम क्या डिस्क को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे वाला साइड। ठीक है, तो जब हम किसी के लंबर को ऐसे टच करते हैं ना, पाल्पेट करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि आप, अच्छा आपने यहीं पे टच किया और यहीं पे उसको दर्द आ गया, होता है कि नहीं होता है? बोले यहीं पे दर्द है क्या? बोले हाँ। तो आप डिस्क को नहीं टच कर रहे हैं, आप स्पाइनस प्रोसेस को टच कर रहे हैं। इसके हल्के से प्रेशर की वजह से आगे जो डिस्क बल्ज है, ये बल्जिंग बढ़ जा रही है, इसीलिए दर्द बढ़ जा रहा है, इसीलिए आप ऐसे करके। आया, समझ में आया? ठीक है, अब देखो यार, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सजाइटल भी बोलते हैं, और एक व्यू होता है एक्सियल। एंटीरियर और पोस्टीरियर तो क्लियर हो गया होगा आपको। आप स्पाइन को जब साइड से देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सजाइटल व्यू या फिर लेटरल व्यू। बताओ, यहां तक आया? अब कैसा दिखता है? देखो ये वाला कौन सा व्यू है? देखो साइड से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सांप की तरह दिखेगी आपको साइड से। ठीक है, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे और पीछे से देखेंगे तो कैसी दिखनी चाहिए? सांप की तरह या सीधी? सीधी। अगर तब सांप की तरह दिख रही है तो मामला खराब है। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत बेसिक है ये। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके से आपके कर्व है, 2 तरीके के कर्व है, एक लोडोटिक कर्व होता है, एक काइपोटिक कर्व। ठीक है, आएंगे हम उसके ऊपर भी आएंगे। एक एक्सियल व्यू भी होता है। एक्सियल व्यू का मतलब क्या है? ऐसे करके समझिए, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये आपका 2 मनकों का एक पार्ट है। इसमें जब हम देख रहे हैं ये बीच में क्या हो गया? ये बीच में आपका डिस्क हो गया, और ये क्या है? ये वर्टेब्रा है। ठीक है, जब आप सामने से देख रहे हैं तो कौन सा व्यू हो गया? एंटीरियर व्यू। पीछे से देख रहे हैं पोस्टीरियर व्यू। साइड से देख रहे हैं लेटरल व्यू या फिर सजाइटल व्यू। ध्यान से समझिएगा। और अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो कौन सा व्यू हो गया? एक्सियल व्यू। अच्छा, एक्सियल व्यू से हमें क्या पता चलता है? एक्सियल व्यू से हमें यह पता चलता है जो जेल हमारा निकला है उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, किस डायरेक्शन में वो बाहर निकला हुआ, कि वो पोस्टीरियर साइड में है, पैरासेंट्रल में है, या फिर पोस्टेरोलेटरल है, कैसा है, हमें वो पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए। आया या नहीं आया? अच्छा, अब आप सोच के देखिए, इमेजिन करिए जब एमआरआई की जो रेज जाती है, इसकी भी फोटो ली, अब यहां से इसको पार करके जो इसके नीचे है इसकी भी फोटो ली, उसको पार करके उसकी नीचे की भी फोटो ली। सोच के देखिए वो किस तरीके से बीम जा रही है आपके ब्रेन से होते हुए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बार बार जो आप एमआरआई करवा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। सही है कि नहीं? सही है। अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप नहीं करते। सही है। यहाँ पे आप देखिए कुछ पार्ट्स ऑफ स्पाइन है। पार्ट्स ऑफ स्पाइन खत्म करके फिर हम ये वाली क्लास को आज खत्म करेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पाइन में क्या है? अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे सर्वाइकल का जो एरिया है
सर्वाइकल के एरिया में ये जो 7 लिखा हुआ है, 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब 7 मनके हैं, ठीक है। सर्वाइकल के जो मनके हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो नाम होता है, उनका नाम कैसा होता है? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है। ध्यान रहेगा आप लोगों को, इतना ध्यान रहेगा, ठीक है। तो सर्वाइकल में कितने हो गए? 7। ऐसे ही थोरेसिक वाला एरिया, थोरेसिक वाला एरिया कौन सा हो गया? ये वाला जो एरिया है, इसमें कितने मनके होते हैं आपके? 12 मनके होते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? T1, T2, T3, T4, T5, या फिर लिखा रहेगा आपका D1, D2, D3, D4, D5 और D12। D का मतलब यहाँ पे क्या है? डोर्सल। क्या है? डोर्सल। ध्यान रखिएगा इस बात का, D को कौन रिप्रेजेंट करता है? डोर्सल। इसका मतलब डोर्सल है। फिर हमारे लंबर में आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सभी लोग सबसे परेशान है, लंबर से और सर्वाइकल से ही परेशान है सब, ठीक है। लंबर में कितने मनके हैं? 5 मनके हैं, L1, L2, L3, L4, L5। आया? बात समझ में आया? उसके बाद सकरम में भी हमारी कितनी है? 5 है, S1, S2, S3, S4, S5, ठीक है। फिर हमारा कॉक्सियल में भी हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर हम इनको टोटल करेंगे तो ये कितने बन जाते हैं? 33। कोई भी अगर पूछे आपसे कि टोटल मनके हमारे कितने हैं तो कितने होंगे? 33 मनके हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है। क्या है इसका मतलब? क्या है? देखिए सकरम में हमारे कितने हैं मनके? 5 है। लेकिन ये क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं। ये जुड़ के क्या बन जाता है? एक बन जाता है। आप देखिए कि जब छोटा बच्चा, जब हमारा जन्म हुआ था, क्या हम जन्म के बाद तुरंत बैठ पाते थे? नहीं बैठ पाते थे। क्यों नहीं बैठ पाते थे? हमारे पास कोई बेस नहीं था बैठने के लिए। बेस था क्या उस टाइम? हम बैठते थे और लुढ़क के गिर जा रहे हैं, लुढ़क के गिर जा रहे हैं। तो 6 महीने 1 साल हमें लगता है प्रॉपर, और उसके बाद फिर हम क्या होता है? हम बैठ पाते हैं प्रॉपर, ठीक है। ये उस बीच क्या हो रहा है? उस बीच हमारा सकरम क्या हो जाता है? फ्यूज होना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बेस बना। हम ये नहीं कह रहे 100% फ्यूज हो गया उसी समय, नहीं, लेकिन फ्यूजन का वो प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। समझ में आया? ऐसी कॉक्सियल वाली भी हमारी, कॉक्सिक्स वाली पुच्छल हड्डी जिसे हम लोग बोलते हैं, टेल बोन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कितनी बन जाती है? 1 बन जाती है। यहां तक चीजें समझ में आई, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई तो आपको समझ में आया कि कौन से केस लेने हैं, कौन से केस नहीं लेने हैं। देखो, हथियार चलाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हथियार में क्या क्या चीजें हैं, क्या हाँ नहीं चलाना है, सही है। और ये एक चीज और है, कोई भी व्यक्ति अगर बोन सेटिंग सीखना चाहता है कंप्लीट, अगर आप सीखना चाहते हैं, ये तो हमारा डे 1 था, तो इसमें हम लोग हर महीने 10 दिन की ऑफलाइन क्लास कराते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कब हमारा ऑफलाइन बैच है, ठीक है। आपको आपने देखा कि क्या कितनी सारी चीजें हम लोग सिखा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।